आइए दोस्तों बात करते हैं आज 28 अप्रैल मंगलवार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस फ्रेश वीडियो में अपन जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के रूप में कुछ अहम और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है और हमें और भी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें। तो चलिए बिना आपका टाइम गवाए हुए सीधा ले चलेंगे आपको पहले अपडेट की तरफ। इसमें से पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे, इटली में 10 मार्च को लगा था लॉकडाउन, 4 मई से खोलने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, इटली में धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर निकलने की तैयारी हो रही है। इटली में सबसे पहले कोरोना का मामला 21 फरवरी को सामने आया था। दरअसल इटली में 4 मई से दोबारा कारोबार खोलने की तैयारी की जा रही है। महामारी को रोकने के लिए इटली ने 10 मार्च को पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था, लेकिन अब इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टे ने कोरोना संकट के बीच देशव्यापी लॉकडाउन में राहत को लेकर एक योजना की घोषणा की है। कोरोना को मात देने के लिए इटली और रूस में मुहिम हुई है। कोरोना पर धीरे धीरे काबू भी पाया जा रहा है। गौरतलब है कि इटली में मौतों का आंकड़ा धीरे धीरे गिर रहा है। रविवार को 260 मौतों का आंकड़ा दर्ज किया गया। एक महीने में एक दिन में मरने वालों की ये सबसे कम संख्या है। इससे पहले इटली में 14 मार्च को सबसे कम 175 लोगों की मौत हुई थी। शनिवार को इटली में 415 मौतें हुई थी। बता दें अमेरिका के बाद इटली में सबसे अधिक मौतें हुई। इटली में अब तक 26,644 मौतें हुई हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर कॉन्टे ने कहा कि 4 मई से मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और होलसेल सेक्टर काम में वापसी कर सकते हैं। इसके बाद 18 मई को रिटेलर्स, म्यूजियम, गैलरी और लाइब्रेरी को खोला जा सकेगा। वहीं 1 जून के बाद रेस्टोरेंट, हेयर ड्रेजर और ब्यूटी सैलून खुलेंगे। इटली में 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो सकता है। चलिए अच्छी खबर है इटली के लिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, भारत में कब शांत होगा कोरोना का कहर, रिसर्च ने बताई तारीख। देश में बीती 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है। ऐसे में लंबे समय से अपने घरों में बैठे लोगों के मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि देश में इस महामारी का अंत कब होगा और कब ये सारी पाबंदियां हटेंगी। तो इस सवाल का जवाब सिंगापुर के रिसर्च ने देने की कोशिश की है। दरअसल चीन से कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरीके से दुनिया में फैला है और जब इसके मामलों में कमी आ रही है, तो उसके आधार पर रिसर्च ने बताया कि भारत समेत दुनिया भर में देश में कोरोना का अंत कब होगा। रिसर्चर्स के अनुसार भारत में कोरोना संकट 21-22 मई तक 97% तक कम हो सकता है। बता दें कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने भी इसी तारीख के आसपास देश में कोरोना संकट खत्म होने की बात कही थी। ICMR का कहना है कि भारत में कोरोना पॉजिटिव केस आने की दर पिछले कुछ हफ्तों से 4.5% बनी हुई है। बता दें कि भारत में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं। सिंगापुर के वैज्ञानिक ने चीन में वायरस के संक्रमण फैलने और वहां के मामले कम होने की अपनी रिसर्च के आधार पर बताया है। इसके मुताबिक चीन में 8 फरवरी को मामले बढ़ने बंद हो गए थे और जिसके बाद 27 फरवरी तक आते आते चीन में कोरोना का 97% अंत हो चुका था। वहीं 4 मार्च तक चीन से कोरोना वायरस 99% तक खत्म हो गया था और 9 अप्रैल को पूरी तरह से इस वायरस को चीन से सफाया हो गया। सिंगापुर के वैज्ञानिक ने यह अध्ययन SIR मॉडल के तहत किया है। दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका में कोरोना वायरस 22 मई तक 97%, 24 मई तक 99% और 27 अगस्त को पूरी तरह खत्म हो सकता है। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में इटली में ये वायरस 8 मई तक 97% और 25 अगस्त तक पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इसमें में कोरोना संकट 7 अगस्त को खत्म हो सकता है। जर्मनी में 1 अगस्त तक कोरोना का वायरस पूरी तरह खत्म हो सकता है। पूरे विश्व की बात करें तो कोरोना वायरस इस दुनिया से 8 दिसंबर तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि ये सब एक अनुमान है और गणना पर आधारित है। कोरोना को दुनिया से खत्म होने से इससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, लॉकडाउन से परेशान कंपनियों को बड़ी राहत, ESI नियमों में सरकार दे सकती है कुछ छूट। कंपनियों के लिए ESI योगदान की जरूरी सीमा कम हो सकती है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दबाव झेल रही कंपनियों को सरकार राहत देने के लिए ये फैसला लेने वाली है। CNBC आवाज को एक खबर मिली है कि श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है। ESI योगदान जरूरी सीमा 4% घटाने पर विचार किया जा रहा है। कंपनियों का योगदान 2 से 2.50% हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ESIC योगदान 30.25% कम हो सकता है और अभी 0.75% योगदान कर्मचारी भी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। योगदान घटने पर कंपनियों पर आर्थिक बोझ कम होगा और करीब 12.50 लाख कंपनियों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि 21,000 से रुपए की कम सैलरी वाले हैं तो ESI योगदान जरूरी होता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, टेलीग्राम ला रहा है सिक्योर ग्रुप वीडियो कॉलिंग, जूम को देगा टक्कर। कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से लॉकडाउन है, ऐसे में वीडियो कॉलिंग की सबसे ज्यादा डिमांड है। जूम काफी पॉपुलर हो चुका है। व्हाट्सएप की ग्रुप कॉलिंग की लिमिट बढ़ा दी है। गूगल डियो ने भी कुछ बदलाव किए हैं। अब टेलीग्राम भी इस लीग में आने की तैयारी में है। टेलीग्राम एक सिक्योर माना जाना इंस्टेंट मैनेजिंग ऐप है। इस ऐप में फिलहाल ग्रुप वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं है, लेकिन अब जल्द भी यहाँ पे आपको ग्रुप वीडियो कॉलिंग का फीचर मिलने वाला है। कंपनी ने ऐलान किया है कि इसी साल टेलीग्राम में ग्रुप वीडियो कॉल का फीचर जोड़ा जाएगा। चूंकि टेलीग्राम को सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए माना
माना जाता है, इसलिए कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि कंपनी इस साल सिक्योर ग्रुप वीडियो कॉलिंग ला रही है। कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा, मौजूदा ग्लोबल लॉकडाउन से ट्रस्टेड वीडियो कम्युनिकेशन की जरूरत को हाईलाइट किया है। 2020 में वीडियो कॉलिंग को वैसे ही हो गए हैं जैसे 2013 में मैसेजिंग हुआ करता था। टेलीग्राम ने कहा कि ऐसे एप्स जो या तो सिक्योर हैं या यूज करने लायक हैं, लेकिन दोनों नहीं हैं, हम इसे ठीक करना चाहते हैं और इसलिए हम 2020 में ही सिर्फ सिक्योर ग्रुप वीडियो कॉलिंग लाने पर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी ने ये नहीं बताया कि ग्रुप वीडियो कॉलिंग फीचर इस महीने लाया जाएगा। गौरतलब है कि दुनिया भर में टेलीग्राम के 40 करोड़ यूजर्स हैं। चलिए इसके साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, कोरोना से जंग तेज, सीएम योगी ने दिया आदेश, अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने का आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से निपटने की दिशा में तमाम मोर्चों पर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड अस्पतालों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई जाए। प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सोमवार को इसकी जानकारी भी दी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्य में लगभग 10 से 15 लाख लोगों को क्षमता के क्वारंटीन केंद्र बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 1 मई से दोबारा राशन वितरण शुरू होगा। राशन कार्डों पर वितरण शुरू किया जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज और आसपास के जिलों के छात्रों को सरकार घर भिजवाएगी। छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। हरियाणा से कुल 9,992 मजदूर लौटे हैं। अवनीश अवस्थी ने बताया कि हरियाणा से रविवार को 328 बसें आई, जिनमें से 9,992 श्रमिक थे। इनका मेडिकल टेस्ट भी हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1589 सक्रिय मामले हैं। 335 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 1955 लोग संक्रमित मरीज हैं। इसके अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 59 जिलों में कोरोना संक्रमण है, जबकि 9 जिलों में अभी कोई एक्टिव संक्रमित मरीज नहीं है। इलाज के बाद 335 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1784 मरीजों को आइसोलेशन और 11,363 मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। आज एक नया जिला झांसी इन संक्रमित जिलों में शामिल भी हुआ है। चलिए इसके साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, अब कोरोना संक्रमित इलाकों में कैंप करेगी अफसरों की टीम। प्रदेश में कोरोना वायरस से लड़ने में लगी सरकार ने अब एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने अफसरों के दल गठित कर उनको जिलों को भेजने का प्लान बनाया है। इसके तहत एक प्रशासनिक, एक मेडिकल और दूसरे विभागों से जुड़े अफसरों की टीम बनाकर कोरोना प्रभावित जिलों में भेजा जाएगा। हर एक टीम में 5 से 10 सदस्य होंगे जो जिलों में पहुंचकर कैंप करेंगे और मौके पर ही व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। दरअसल इसके पीछे सरकार की ये मंशा है कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित जिलों में जो शिकायतें मिल रही हैं उसका मौके पर समाधान किया जाए। प्रशासनिक स्तर के अफसर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था, डॉक्टर, अस्पताल और इलाज समेत दवा की व्यवस्था, खाद्य विभाग के अधिकारी, राशन व्यवस्था और दूसरे विभाग से जुड़े अफसर अन्य व्यवस्थाओं पर फोकस करेंगे ताकि लॉकडाउन के लंबे पीरियड में अब सामने आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। कोरोना के असर वाले जिले चुने गए हैं। इसके लिए सरकार ने शुरुआती तौर पर उन जिलों को चुना है जहां पर कोरोना का असर सबसे ज्यादा है और जहां पर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हो सकता है। इसमें इंदौर, उज्जैन, खरगोन और भोपाल शामिल है। इसके अलावा भी ऑरेंज जोन वाले जिलों में प्रशासनिक अफसरों की टीम को भेजा जाएगा ताकि वहां पर आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। साथ ही कुछ अफसरों की टीम को ग्रीन जोन वाले जिलों में भेजने की तैयारी है ताकि वहां पर 3 मई के बाद रिलैक्सेशन देने को लेकर फैसला हो सके। चलिए इसके साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, खुलने के बावजूद मई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। यहाँ चेक करें छुट्टियों की पूरी लिस्ट। कोरोना महामारी संकट के चलते देश में 4 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन 4 मई को खत्म होगा या आगे बढ़ेगा, ये सवाल सबके मन में चल रहा होगा। अगर इसके बाद खुलता है तो लोग बैंक तो जरूर जाएंगे। अगर आप भी बैंक में जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार मई में पूरे 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें ईद, बुद्ध पूर्णिमा, मजदूर दिवस जैसे अवकाश भी शामिल है। इन 13 छुट्टियों में अलग अलग राज्यों में होने वाली छुट्टियां भी शामिल हैं। इस दौरान खाता धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन तारीखों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आप समय से पहले अपना काम पूरा कर लें। आइए बताते हैं मई 2020 में बैंक किस वजह से बंद रहेंगे और किस तारीख को बंद रहेंगे। देखिए, 1 मई को बंद रहेंगे बैंक और 17 मई को बंद रहेंगे, 21 मई को बंद रहेंगे, 22 मई को रहेंगे और 23 मई को रहेंगे, 24 मई को रहेंगे और वहीं 25 मई को और 31 मई को। उनके क्यों बंद रहेंगे, उनके आगे का रीजन आप वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, अब ग्रामीणों को नहीं भटकना होगा। आधार अपडेशन के लिए UIDAI ने दी मंजूरी। ग्रामीणों को आधार अपडेशन के लिए इधर उधर नहीं भटकना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने आधार अपडेशन शुरू करने के लिए IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत काम करने वाले लगभग 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर को इजाजत दे दी है। ये 20,000 CSC बैंकिंग सुविधा वाले हैं, जिनके तहत CSC के 20,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट द्वारा दूर राज्य क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही हैं। इस सुविधा के तहत ग्रामीण CSC पर जाकर नए आधार कार्ड बनाने को छोड़ पहले से बने
आधारों में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकेंगे। अपडेशन के इस काम को शुरू करने की समय सीमा जून तक ही तय की गई है, लेकिन अगले महीने तक इस सेवा के आरंभ होने की संभावना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आधार को नागरिकों के लिए व्यवहारिक रूप से आसान बनाने के लिए आधार अपडेट सेवा की अनुमति CSC को दी गई है। करीब 20,000 CSC बैंकों के नामित अब नागरिकों को ये सेवा प्रदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि सुविधा ग्रामीण नागरिकों के लिए एक बड़ी संख्या को आधार सेवाओं और उनके निवास स्थान के करीब लाने में मदद करेगी। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कोरोना वायरस लाइव अपडेट को लेकर पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मौतें, संक्रमितों का आंकड़ा 28,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से पिछले 24 घंटों में 60 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1463 नए मामले सामने आए हैं और 60 लोगों की मौत हुई है, जो कि पिछले 24 घंटों में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। देश में कोरोना से 886 लोगों की जान भी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस की संक्रमितों की जो संख्या है वो 28,380 हो गई है, जिसमें से 21,132 कोरोना के एक्टिव केस हैं और 6,362 लोगों का इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। देश में अब तक कोरोना से 886 लोगों की मौत भी हुई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9 मामले सामने आए और कोरोना से महाराष्ट्र पुलिस के एक जवान की भी मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लगभग 31 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के चलते पत्रकार की मृत्यु पर उड़ीसा सरकार देगी 15 लाख का मुआवजा। और पश्चिम बंगाल में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1396 नए मामले सामने दिखाई पड़े हैं। 16 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोरोना का एक भी नई केस है और ICMR ने राज्यों को जारी की है एक नई एडवाइजरी कोरोना को लेकर। चलिए इसके साथ बात करते हैं एक नई अपडेट की। अगला अपडेट आप देख पा रहे होंगे, महिलाओं को घर बैठे रोजगार। शिवराज सरकार ने लॉन्च की जीवन शक्ति योजना। जी हाँ दोस्तों, नगरीय क्षेत्र की महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। योजना के तहत महिलाएं घर में मास्क तैयार करेंगी और सरकार 11 रुपए की दर से सभी मास्क खरीदेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने महिलाओं को मास्क की राशि का भुगतान तुरंत करने का भरोसा दिलाया है। योजना में परिजन करा चुकी महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बात भी की है। कोरोना संक्रमण का रोजगार धंधों पर असर पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते लोग एक महीने से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं जनता को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार को बड़े संख्या में मास्क की भी जरूरत है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने घर घर मास्क बनवाने की रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री चौहान ने कई दिन पहले फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए इस योजना का जिक्र किया था। सरकार महिलाओं को एक बार फिर से 200 मास्क बनाने का ऑर्डर देगी। मास्क सूती कपड़े का बनाना होगा। मास्क इकट्ठा करने के लिए नगरीय निकायों में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इन अफसरों के पास मास्क जमा करना होगा और महिलाओं को उसी दिन या अगले दिन बैंक खाते में मास्क की राशि भी मिल जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।